नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट पेपर 27 है, जो फुल लेंथ एक टेस्ट पेपर है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कशन से पहले डिस्क्लेमर यह देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यह कह रहा है आपको जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 29 में नागरिकों का वर्ग शब्द वर्णित है, जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक भी शामिल है। तो यह पॉइंट आपको सही है, याद रखिएगा। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, यह भी सही है। अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है। तो यह भी पॉइंट आपको सही है। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही? तो तीनों कथन आपको सही है। उसके बाद है परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन लोकसभा और राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तक तय करने की प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, परिसीमन जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभा के लिए है। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए यह परिसीमन डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनता है। तो यहाँ राज्यसभा शब्द है गलत, यहाँ क्या होना चाहिए, राज्य के विधानसभाओं के लिए। तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। उसके बाद परिसीमन आयोग भारत के चुनाव आयोग द्वारा गठित किया जाता है। तो परिसीमन आयोग जो है आपको भारत के जो लोकसभा का पार्लियामेंट है उसके द्वारा होता है। तो लोकसभा के द्वारा होता है, पार्लियामेंट के द्वारा होता है, न कि चुनाव आयोग के द्वारा। तो सेकंड पॉइंट गलत है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत कहा कि राज्य अनुसूचित जाति सूची में बदलाव नहीं कर सकता है? तो अनुसूचित जाति का जो सूची है वो कौन सा है, आर्टिकल 341 और 341 में कोई भी जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ा जा सकता है या निकाला जा सकता है। यह काम केवल पार्लियामेंट कर सकता है, आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकता। तो इसका क्या आंसर जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके भारतीय राजनीति के संदर्भ में अर्धसंघीय शब्द का तात्पर्य है। तो भारतीय राजनीतिक संदर्भ में अर्धसंघीय अर्थात क्वासी फेडरल का मतलब होता है एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण वाली संघीय व्यवस्था। इसमें क्या आंसर जाएगा, मजबूत प्राधिकरण वाली केंद्रीय संस्था। उसके बाद है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक एडहॉक बॉडी है। तो याद रखिए, एक तथर्थ निकाय है, यह सही है। ये एक एडहॉक बॉडी होता है। जेपीसी की सिफारिश से सरकार पर बाध्यकारी है। तो सरकार पर किसी भी आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है। इसमें सत्तारूढ़ दलों को छोड़कर लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, सत्तारूढ़ दल के भी सदस्य आपको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हो सकता है। सेकंड थर्ड पॉइंट भी गलत है। मंत्री जेपीसी के सदस्य हो सकते हैं। तो मंत्री जो कोई भी मिनिस्टर आपको जेपीसी के सदस्य नहीं होते। तो इसमें से पूछा कौन सा सही, तो केवल ऑप्शन 1 जो है यह आपको सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यह आपको 43 का बी है, याद रखिएगा। उसका समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, तो यह जो है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, यह आपको 39 का ए है। उसके बाद है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कौन सा है, यह 43 का ए है। उसका पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, तो यह जो है पर्यावरण की सुरक्षा, यह आपको कौन सा है, 48 का ए है। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे, तो इसमें करें सिक्वेंशियली ऑर्डर में अगर हमको अरेंज करना होगा, तो यह कौन सा ऑर्डर होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा, यह आपको सी हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा है, तो यह 2 के बाद आपको 3, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपको सी हो जाएगा। उसके बाद है 1938 में किसने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बाहरी हस्तक्षेप के बिना तैयार किया जाना चाहिए। तो यह जो 1938 में यह बात किसने कहा है, तो यह बात आपको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद है वर्ष 2024 में 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल लागू होने के 50वें वर्ष की शुरुआत के प्रतीक है। आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन के प्रावधान को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान है वो जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यह पॉइंट आपको सही है। उसका संविधान के भाग 17 के तहत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधानों को रेखांकित किया गया। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान में टोटल 22 भाग है, उसके जो भाग 18 है उसमें आपको यह इमरजेंसी का प्रोविजन है। 17 में नहीं है, किसमें है, 18 में यह प्रोविजन है।
17 में जो है आपको लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन है, 17 में क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। आपको 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है। तो सेकंड भी आपको गलत, सेकंड आपको गलत है, फर्स्ट आपको सही। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो सही इसमें से कौन सा हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए जो है यह आपको सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए केवल सही। उसके बाद भारतीय संविधान में वर्णित पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो क्रमिक रूप से है तो ग्राम सभा, ग्राम सभा का कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखिएगा आपको 243 ए जो है आपको ग्राम सभा का। इलेक्शन टू पंचायत, इलेक्शन टू पंचायत जो है यह आपको 243 के लिए है। उसके बाद है सीटों का आरक्षण, जो आरक्षण की बातें होती है वह 243 डी में होता है। और ग्राम पंचायत के पास जो कर लगाने का पावर है यह कौन सा है, 243 एच। यह कौन सा है, 243 एच। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे सिक्वेंशियल ऑर्डर में तो कौन सा आंसर आ जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है नीति आयोग एक गैर संवैधानिक या निकाय है। तो याद रखिएगा नीति आयोग आपको एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह पॉइंट सही है। कारण नीति आयोग योजना आयोग के तहत भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। तो यह भी पॉइंट आपको सही है, यह दोनों पॉइंट आपको सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है जब हम पैडल मारना बंद कर देते तो साइकिल धीमी होने लगती, ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता। तो ऐसा जो होता है आपको साइकिल पर घर्षण बल की क्रिया के कारण होता है। याद देखिएगा जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल जो है धीमे होने लगती है, क्योंकि एक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है उस पर लगता है और साइकिल जो है आपको स्लो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए अल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो अल्युमिनियम का जो मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है वह सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा अल्युमिनियम धातु की आघातवर्ध गुण के कारण उसे पतली शीट बनाना संभव है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी। उसके बाद है वाष्पीकरण शीतलन के निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो इवोपोरेशन का कौन सा उदाहरण, इवोपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड रूप में जो वाटर होता है वो आपको वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा शरीर से पसीना आना यह आप इवोपोरेशन का है। मिट्टी के बर्तन में जो पानी है वो इवोपोरेट होकर वेपर बन जाता है। घर में इस्तेमाल होने वाला एयर कूलर इसमें भी आपको इवोपोरेशन का है। ओस का बनना नहीं है, ओस के बनने में क्या होता है, जो वेपर रूप में आपको वाटर होता है वो आपको लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तो ओस का बनना एक रिवर्स ऑर्डर है इवोपोरेशन का। इसका आंसर क्या जाएगा 1 2 4। आंसर क्या है इसका, आपको सी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवश्रव ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो कौन सा इंफ्रासोनिक साउंड उत्पन्न कर सकता है। तो याद रखिएगा इंफ्रासोनिक साउंड उत्पन्न करने का जो कैपेसिटी है यह किसके पास है, तो यह है आपको व्हेल के पास, एलिफेंट के पास, राइनोसर, व्हेल, हाथी और गेंडा। और चमगादड़ जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है। तो इसमें 1 2 4, तो इसका आंसर क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है इस सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि भौतिकी के नियम सभी गैर त्वरित पर्यवेक्षकों के लिए समान है। इसने यह भी दिखाया कि निर्वात के भीतर प्रकाश की गति समान होती है चाहे पर्यवेक्षक जिस भी गति से यात्रा करे। उपयुक्त पैराग्राफ में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो यह जो है आपको थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की बातें कर रहा है। यह जो है आपको थ्योरी ऑफ स्पेशल विशेष सापेक्षता के सिद्धांत की बातें यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। उसके बाद स्विमिंग पूल में कमर तक खड़े व्यक्ति के पैर छोटे प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटना इस स्थिति की व्याख्या करता है। तो हमें जो है आपको स्विमिंग पूल में जो आदमी है उसका पैर छोटा दिखाई देता है, यह प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। तो याद रखिएगा यह प्रकाश का जो है रिफ्लेक्शन जो डी है यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो किसी व्यक्ति का जो स्विमिंग पूल में है वह पैर छोटा दिखाई देता है। उसका निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। तो जो साउंड वेव है वो निर्वात में आपको वैक्यूम में नहीं कर सकता है। वायु में, जल में, हीरा में कर सकता है लेकिन वैक्यूम में नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है बिजली गिरने के दौरान एक व्यक्ति सबसे अधिक सुरक्षित होगा। तो बिजली गिरने के दौरान एक व्यक्ति जो है सबसे अधिक सुरक्षित कहाँ होता है, एक बंद कार के अंदर। एक बंद कार के अंदर में जो है एक व्यक्ति सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से साफ किया जाता है, ऐसा क्यों। तो जब मैग्नीशियम पेपर को जलाया जाता है तो उसको एक सैंड पेपर से साफ किया जाता है ताकि उसकी सतह पर बनी ऑक्साइड परत को हटाया जा सके और मैग्नीशियम आराम से जल सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरोसिन तेल में सोडियम के भंडारण के पीछे के कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सोडियम जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको हम लोग कहां पर रखते हैं, आपको जो है केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो इसका कारण क्या है,
तो 20 का क्या हो जाएगा आंसर सी। सोडियम एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। उसके बाद है हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण में निम्नलिखित में से कौन सा पहचान चिन्ह होता है। तो हॉलमार्क जो गोल्ड ज्वेलरी पर होता है उस पर क्या क्या रहता है, तो BIS मार्क रहता है। कैरेट में शुद्धता जो 24 कैरेट है 18 कैरेट है यह बताता है। परख केंद्र की पहचान संख्या होती है और जोहरी का पहचान चिन्ह होता है। तो ये चारों जो है आपको BIS हॉलमार्क गोल्ड में होता है। इनसे क्या जाएगा, इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा करता है, यह काम आपको जनरेटर करता है। उसके बाद वे एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं और काफी अलग भौतिक गुण और रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। इनके विभिन्न रूपों के बीच परिवर्तन उन्हीं बलों द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है जो अन्य संरचनाओं को प्रभावित करते हैं, यानी दबाव, प्रकाश और तापमान। इसकी अवधारणा को स्वीडिश वैज्ञानिक जॉन्स जैकब बर्जिलियस ने 1841 में प्रस्तावित किया था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। जैसे कार्बन का एलोट्रोप कौन है, ग्रेफाइट और डायमंड। तो यह क्या हो जाएगा, एलोट्रोप्स। जब लकड़ी का टुकड़ा जलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन, धुआं, राख, जलवाष्प, अन्य गैसों का मिश्रण निकलता है। लकड़ी का जलना इसका एक उदाहरण है। तो लकड़ी का जलना जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक उदाहरण है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा यहाँ। उसके बाद है विथ रेफरेंस क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अम्ल कड़वे होते हैं जबकि क्षार खट्टा होता है। तो यह गलत है। जो आपका एसिड होता है वह आपको क्या होता है, खट्टा होता है, वह सोर होता है। और आपको जो बेस है वह बीटर होता है। तो याद रखिएगा अम्ल जो है वो ये खट्टे होते हैं और क्षार जो है वह कड़वा होता है। तो यह पहला पॉइंट जो है यह आपको गलत है। उसके बाद है अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो यह आप याद रखिएगा, जो अम्ल जो है यह क्या कहता है, एसिड जो है यह आपको ब्लू लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। एसिड क्या कहता है, ब्लू लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। और बेस जो है यह क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को जो है आपको यह ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बेस जो है चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। तो सेकंड जो है आपको सही है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है यदि पिता का रक्त समूह B+ और माता का AB+ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसकी संतान का रक्त समूह नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा अगर किसी भी एक पेरेंट का जो है AB अगर ब्लड ग्रुप है, चाहे माता या पिता का, तो बच्चा का जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं हो सकता है। तो यह याद रखिएगा वो नहीं हो सकता है अगर एक का भी ब्लड ग्रुप में AB है। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधे में बल्क फ्लो का तात्पर्य जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के प्रवहन से है। तो इन प्लांट बल्क फ्लो रेफर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स। तो यह याद रखिएगा, यह जो है आपको रूट्स टू लीफ जो है बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट जो है यह आपको इसमें यह सही है। उसके बाद एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल हैपन ड्यू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो मिट्टी से पौधे की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण परासरण की प्रक्रिया के कारण होता है। तो यह भी आपको सही है, दोनों इसमें सही है। इसमें पूछा कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है। उसके बाद है यदि हम कुछ मूंग को पानी में भिगोएं और फिर भिगोए हुए चने को 4 अलग अलग वातावरण में रखें तो निम्नलिखित में से कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा। तो कौन सा पहले बीज अंकुरित होगा, आंशिक रूप से भीगे हुए बीज को धूप में रखा जाता है। तो उसके लिए क्या करें, पार्शली सॉक्ड सीड्स केप्ट इन सनी। तो जो आंशिक रूप से भीगे हुए बीज को जो धूप में रखा जाता है वह सबसे पहले अंकुरित होगा। तो कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस के कारण होता है। तो याद रखिएगा जो वायरस के कारण आपको कौन सा हो रहा है, चिकन पॉक्स हो रहा है वायरस के कारण, मिसल्स हो रहा है, खसरा जिसको कहते हैं वह हो रहा है वायरस के कारण, मलेरिया जो है यह वायरस के कारण नहीं होता, यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजनियस बेस फाउंड इन डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में पाए जाने वाला नाइट्रोजनी बेस नहीं है। तो याद रखिएगा डीएनए में जो है बेस उसको हम कैसे याद रखते हैं, एप्पल ऑन द ट्री, कार ऑन द गैरेज, कार ऑन द गैरेज। तो देखिए एप्पल से हो गया एडेनिन, टी से थायमिन, सी से साइटोसिन और जी से गुआनिन। तो याद रखिएगा एप्पल ऑन द ट्री, कार ऑन द गैरेज। तो यहाँ पर ये जो यूरासिल है, यूरासिल आपको डीएनए में नहीं पाया जाता है, आरएनए में आपको यह थायमिन की बदले क्या होता है, यूरासिल पाया जाता है। तो डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एप्पल ऑन द ट्री, कार ऑन द गैरेज। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य निषेचन का उदाहरण है। तो निषेचन जो होता है फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बड़ी एनिमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पूछा है आपको बाह्य निषेचन, तो याद रखिएगा स्टारफिश, मेढक और समुद्री अर्चिन जो है इसमें आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो मुर्गी होता है उसमें आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इसका आंसर करेगा 1, 3, 4। उसके बाद है यह वह अणु है जो कोशिकाई श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके तुरंत संश्लेषित होता है। यह कोशिकाई
स्तर पर उपयोग और भंडारण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपको, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है जो आपको एनर्जी देता है। इसी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो एडीपी याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी ने एटीपी, इसका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोकैरियोट्स में परमाणु झिल्ली नहीं होता है। तो यह पॉइंट सही है। जो प्रोकैरियोट्स होता है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यूकैरियोट्स में केवल बहुकोशिकीय जीव शामिल है। तो याद रखिएगा, जो यूकैरियोट्स होता है यह आपको सिंगुलर सेल और मल्टीपल सेल दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो यूकैरियोट्स जो है आपको सिंगल सेल या मल्टी सेल दोनों हो सकता है, लेकिन अंतर यह है प्रोकैरियोट्स से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ लिखा है केवल मल्टी सेलुलर, यह गलत है। इसमें पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए जो है यह आपको सही है। यह एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। यह मस्तिष्क में बनता है और मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच एक रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। यह एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है और लरो या भागो सिंड्रोम में भूमिका निभाता है। इसे अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन कहा जाता है, जो किसी को खुशी का एहसास कराता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का वर्णन उपर्युक्त गद्यांश में किया गया था? यह हार्मोन जो है यह डोपामाइन हार्मोन कहलाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस अनुक्रम का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसमें जैविक कारक या जीवित जीव उस पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं जिससे वे स्वयं से संबंधित है? तो जैविक जीव जब परिवर्तन लाता है तो उसे हम लोग ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑटोजेनिक सक्सेशन। अगर अजैविक जीव परिवर्तन लाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलोजोइक सक्सेशन कहते हैं। यहाँ जैविक जीव पूछा तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑटोजेनिक सक्सेशन। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश के संपर्क पर आने पर शरीर द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क पर आने से होता है। क्वेश्चन 38 जो है यह कह रहा है बायो रेमिडिएशन के संबंध में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए जल स्तर के नीचे दबाव में हवा को इंजेक्ट करने की प्रक्रिया जो जैव अपघटन की प्रक्रिया को बढ़ाता है उसे इस रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, बायो डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कंसंट्रेशन बढ़ सके। यह जो प्रोसेस इसको क्या कहते हैं? बायो एस्पेरेजिंग। क्या कहते हैं? बायो एस्पेरेजिंग। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। उसके बाद माइक्रो राइजा एक सहजीवी संबंध है। तो माइक्रोराइजा इज ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन, तो माइक्रोराइजा किसके बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन है? तो ये प्लांट और फंगी के बीच में एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें प्लांट और फंगी दोनों को बेनिफिट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। तो निम्नलिखित में से किस एजेंसी को भारत में स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है? तो यह जो एजेंसी है इस एजेंसी को कहते हैं जैव विविधता प्रबंधन समितियां, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। उसके बाद हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को दिए जाने वाले अपने निर्देश को वापस ले लिया कि वो अपने दूध और दूध उत्पादों को निम्नलिखित नामों से न बेचे। तो यह कौन सा था निर्देश? A1 और A2। A1 और A2 दो अलग अलग किस्म के गायों को लिए यूज होने वाला शब्द है। A1 एक स्पेसिफिक गाय का यूज था और A2 एक स्पेसिफिक गाय के लिए यूज होता था। तो यह जो निर्देश है FSSAI ने वापस लिया। तो याद रखिएगा, A1 और A2 मार्किंग जो दूध की पैकेट पर होता था उसके लिए है। उसके लिए है डार्क ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बिना उत्पन्न होती है। अध्ययन के अनुसार यह समुद्र तल पर मौजूद धातु पिंडों द्वारा उत्पन्न होती है। हाल ही में वैज्ञानिक ने डार्क ऑक्सीजन की खोज कहाँ की है? तो हाल ही में ऑक्सीजन, ये जो डार्क ऑक्सीजन है, यह पैसिफिक ओशियन में खोज किया गया, जहां पर जो मिनरल्स है वहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। जनरली ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस क्रिया से निकलता है, लेकिन साइंटिस्ट ने पता किया है जो एक जगह जो है मिनरल से ऑटोमेटिक ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जगह कहाँ है? तो प्रशांत महासागर। अगला है हाल ही में किसने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो क्वांटम विज्ञान को, जो क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में 2025 को घोषित किया है। यह घोषणा करने वाले कौन है? तो UN है, यूनाइटेड नेशन है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है रोम और रैम के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो रोम क्या है आपको? रीड ओनली मेमोरी, और रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम जो है इसका क्या होता है? यह रोम जो है रीड ओनली मेमोरी का उपयोग डाटा भंडारण के लिए किया जाता है, जबकि रैम का प्रयोग प्रोग्राम निष्पादन के लिए किया जाता है। तो रीड ओनली मेमोरी जो फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है ईमेल भेजने और डाउनलोड करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यह जो प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। इस प्रोटोकॉल का क्या नाम है? SMTP प्रोटोकॉल का जनरली यूज किया जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वह है रावी नदी। याद रखिएगा कौन सा नदी है? तो रावी नदी है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश एजियन सागर पर विवाद के लिए अक्सर खबरों में रहता है? तो एजियन सागर जो है आपको बाउंड्री बनता है किसी दो कंट्री के बीच में, तो इटली और तुर्की के बीच में। याद रखिएगा कौन सा दो कंट्री है एजियन सागर बाउंड्री शेयर करता है? तो यह है आपको तुर्की और ग्रीस। ये कौन सा है? इटली तुर्की नहीं, यह है तुर्की और ग्रीस के बीच में है। इसे एजियन सागर तुर्की और ग्रीस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने का दो स्रोत है, एक है डायरेक्ट सोर्स, एक है इनडायरेक्ट सोर्स। तो यहाँ पर पूछा है डायरेक्ट सोर्स कौन सा है? तो डायरेक्ट सोर्स जो है आपको खनन जो है यह आपको एक डायरेक्ट सोर्स है। उसके अलावा आपको वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, वॉल्केनिक इरप्शन में जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है उसको देखकर हम पता कर सकते हैं धरती में अंदर में क्या। भूकंपीय तरंग और उल्कापिंड जो है ये इनडायरेक्ट सोर्स है। तो याद रखिएगा 1 और 4 आपका डायरेक्ट सोर्स है, 2 और 3 जो है इनडायरेक्ट सोर्स है। तो इसमें पूछा डायरेक्ट सोर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है यह एक बहुत ही कम बादल है, समान रूप से ग्रे और मोटा कोहरे की तरह दिखाई देता है। यह हल्की बूंदाबांदी के साथ सुस्त मौसम लाता है। यह विमान की दृश्यता को कम करता और इस प्रकार एक खतरा उत्पन्न करता है। तो यह जो है एक लो क्लाउड है। क्लाउड को हम लोग 3 टाइप से बांटते हैं, एक है हाई क्लाउड, लो मीडियम क्लाउड और लो क्लाउड। यहाँ प्रकार है लो क्लाउड है। तो यहाँ देखिए जो सीरस क्लाउड है, इसको हम लोग पछाड़ क्लाउड जो है ये एक हाई क्लाउड में आता है। याद रखिएगा यहाँ लो क्लाउड है तो सीरस क्लाउड नहीं होगा। यूनिफॉर्मली ग्रे थिक व्हिच अपीयर्स लाइक ए लो सीलिंग। तो लो सीलिंग एक परत के समान है। तो परतदार जो क्लाउड होता है वो आपको कौन सा होता है? स्टेटस, जो एक स्टेटस की तरह होता है वो है स्टेटस क्लाउड। वही अगर परत की बातें नहीं होता, देखिए स्टेटस क्लाउड और क्यूमुलस क्लाउड यह आप दोनों को लो क्लाउड है। मीडियम क्लाउड में आता है अल्टो स्टेटस, अल्टो क्यूमुलस। तो अल्टो अगर सब यूज होगा तो मीडियम होगा, सीरस सब यूज होगा तो हाई क्लाउड होगा। अब ये तीनों जो क्लाउड है आपको लो क्लाउड है। इसमें स्टेटस क्लाउड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लो सीलिंग की तरह होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपको? स्टेटस क्लाउड, स्तरीय बादल। अगला है जेरोफाइट्स आर प्रीडोमिनेंटली मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो जेरोफाइट जो है एक ऐसे प्लांट को कहते हैं जो आपको ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाया जाता है। याद रखिएगा जेरो। अगला क्वेश्चन है भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित चट्टानों प्रणालियों पर विचार करें। तो भारत का सबसे पुराना चट्टान कौन सा है? तो याद रखिएगा आर्कियन चट्टान जो है आपको सबसे पुराना चट्टान प्रणाली है। आर्कियन के बाद आता है आपको धारवाड़ चट्टान, याद रखिएगा। उसके बाद आता है कुडप्पा के चट्टान और आखिरी में है आपको या विंध्यन की चट्टानें। इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपको डी। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और उसके बाद विंध्यन श्रेणी की चट्टानें आती है। उसके बाद है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों पर विचार करें। ऊपर दिए गए देशों को भारत के साथ उसकी सीमा की लंबाई का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यह कौन सा है? आपको सबसे ज्यादा सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। उसके बाद आपको जो है बचपन, ये ट्रिक होता है याद करने का, बचपन में भूल आप लोग भी याद रखिएगा भारत का बाउंड्री पड़ोसी देश के साथ कैसे शेयर होता है। तो सबसे पहला है बांग्लादेश, उसके बाद है च से चाइना, प से है पाकिस्तान, न से है नेपाल, म से है आपको कौन सा म से बचपन, सिक्किम, भ से तो हो गया आपको भूटान और म्यांमार, म से जो है आपको म्यांमार और ल से जो है आपको क्या अफगानिस्तान। लॉ जो है आपको डिफरेंट फॉर्म में ओ है, देख सकते हैं। तो याद रख सकते हैं बचपन में भूल। इसमें सबसे पहले जो है आपको कौन सा है? ब है। ब में से भारत आपको सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद नेपाल। तो 3-1-4-2 3-1-4-2 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस मिट्टी का रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण है। इसका निर्माण दक्कन के पठार में जलवायु ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा बड़े क्षेत्रों में फैले लावा के जमने के कारण हुआ है। स्वशुद्धताई इस मिट्टी का एक उल्लेखनीय विशेषता है। यह कौन प्रकार की मिट्टी है? तो ये इस मिट्टी को हम लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी को ही सेल्फ फ्लाइंग मिट्टी, रेगूर की मिट्टी कहते हैं। इसमें जो है कॉटन का जो है उत्पादन सबसे अच्छा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का बी हो जाएगा। उसके बाद है जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो यह गलत है। अगर जनसंख्या में वृद्धि नहीं कमी होती है तब उसको हम लोग नकारात्मक वृद्धि कहते हैं। तो यह गलत है। यह तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है और यह या लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो यह दोनों पॉइंट सही। नकारात्मक वृद्धि कब होता है? जब जन्म दर कम होता है, मृत्यु दर ज्यादा होता है। तो ये पहला पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है खेती की एक विधि जिसमें जमीन के एक हिस्से पर कुछ वर्षों तक अवधि तक खेती की जाती है
जब तक कि मिट्टी आंशिक रूप से समाप्त नहीं हो जाती या खरपतवारों से भर नहीं जाता, उसके बाद भूमि को प्राकृतिक वनस्पति के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि खेती कहीं और की जाती है। समय के साथ जब प्राकृतिक रूप से उस भूमि की उर्वरता पुनः आ जाती है, तो भूमि के मूल हिस्से पर फिर से खेती की जाती है। उपर्युक्त पैराग्राफ में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इस प्रकार का जो खेती है उसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती कहते हैं, तो यह याद रखिएगा। उसका निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुद्रा गुणक के मूल्य को प्रभावित करता है? तो यह जो है आपको इकोनॉमिक्स का है, वैल्यू ऑफ मनी जो मल्टीप्लायर है उसको कौन इंपैक्ट करता है? तो बैंक जो मनी मल्टीप्लायर का काम करता है, तो बैंक की मनी मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी को कौन इंपैक्ट करता है? तो एसएलआर, सीआरआर और करेंसी डिपॉजिट रेशियो जो है यह आपको कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और जनता का मुद्रा जमा अनुपात, यह तीनों जो फैक्टर है यह आपको बैंक के मनी मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी को इंपैक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यह वह परिदृश्य है जहां मुद्रास्फीति की दर कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में धीमी दर से वृद्धि होती है। दिए गए कथन से नीचे दिए गए शब्द की पहचान करें। तो यह कह रहा है इट इज ए सिनेरियो वेयर इन्फ्लेशन रेट डिसलिरेट, इन्फ्लेशन रेट आपको कम हुआ है, रिजल्टिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइस एट ए स्लोअर रेट। तो यह जो है आपको, अगर इन्फ्लेशन रेट कम हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। अगर इन्फ्लेशन नहीं है, आपको प्राइस घटने लगा है, प्राइस आपको जो है मान लीजिए पहले 10 रुपया था, अब प्राइस कितना हुआ है? अब आपको प्राइस 5 रुपया हो गया, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफ्लेशन कहेंगे। लेकिन अगर प्राइस जो है 10 रुपया है, यह अब 11 रुपया हो रहा है, तो यह क्या होगा? आपको इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अब इन्फ्लेशन का रेट कम है, इन्फ्लेशन कम रेट से हो रहा है, तो उसको हम लोग डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। तो यह इसमें यहाँ पूछा, इन्फ्लेशन रेट अभी भी इन्फ्लेशन है लेकिन इन्फ्लेशन का रेट कम है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिसइन्फ्लेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब स्फीति इसको कहेंगे। उसके बाद है जीडीपी डिफ्लेटर शब्द का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। शब्द का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है यह क्या होता है? तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। और यह जीडीपी डिफ्लेटर जो है यह नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नॉमिनल जीडीपी को जब हम लोग रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो हमको जीडीपी डिफ्लेटर प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है बिहार बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024-25 में राजस्व अधिशेष 1121 करोड़ रुपए का अनुमान है। तो यह आपको याद रखिएगा, अभी 24-25 में जो रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान है, जनरली अभी तक हमारे बिहार में रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है, लेकिन सरकार अनुमान कर रहा है कि यह आपको इस बार क्या होगा? 1121 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस होगा, डिफिसिट नहीं होगा। उसके बाद 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% पर लक्षित है। यह भी याद रखिएगा। फिस्कल डिफिसिट का भी टारगेट रखा गया है 24-25 के लिए, जो 3% है। अब वास्तविक कितना होगा यह तो हम लोग को पता बाद में चलेगा। अभी टारगेट रखा गया 3%, तो ये दोनों जो है आपको सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में साल दर साल प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापी गई मुद्रास्फीति दर बिहार में सितंबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच 5.5% था। तो यह पॉइंट सही है। प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार और भारत दोनों के सकल मूल्य वृद्धि सबसे कम है। तो यह पॉइंट आपको सही है। बिहार और भारत दोनों में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयमेंट देने में सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में भारत के लोग और बिहार के लोग सबसे ज्यादा जॉब प्राप्त करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है वह बिहार और भारत दोनों में सबसे कम है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपको सही है। उसके बाद बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का जीएसडीपी वर्तमान कीमतों पर 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है। तो यह पॉइंट आपको सही है। बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट लागू किया और 2022 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया। तो याद रखिए, जल जीवन हरियाली अभियान 2019 में शुरू हुआ था, 2022 में नहीं। तो दूसरा पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट आपको सही है। इसमें से कौन सा पॉइंट सही है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो यह पॉइंट सही है। जो इंतरिम बजट है उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नहीं है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले का विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा, सही है। जो केंद्रीय बजट जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहला पॉइंट आपको है जो कोई प्रावधान नहीं, तो यह भी पॉइंट आपको सही है। और दूसरा पॉइंट भी आपको सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सही है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपको सही है। उसके बाद है आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। तो देखिए, शून्य भूख, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें से जीरो हंगर जो है यह कौन सा नंबर का गोल है? तो याद रखिएगा, आपको पहला जो गोल है यह है पॉवर्टी रिमूवल। दूसरा कौन सा है? आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे, यह है आपको जीरो हंगर। उसके बाद यहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, यह 7 क्या है? तो अफोर्डेबल एंड
क्लीन एनर्जी जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, सस्टेनेबल सतत शहर और समुदाय, यह आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है, याद रखिएगा। और क्लाइमेट एक्शन आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 है, तो याद रखिएगा। जलवायु कार्रवाई 13 है। सस्ती और स्वच्छ एनर्जी जो है आपको 7 नंबर पर है। सतत शहर और समुदाय जो है यह आपको 11 नंबर पर, और भूख शून्य भूख यह आपको कौन सा नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है ओपन सिटीज फ्रेमवर्क और फीडबैक के लिए डिजिटल टूल्स के उपयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रस्ताव जो है आपको नीति आयोग के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता? तो भारत में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है? आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, तो उत्पादन के निजी और सरकारी स्वामित्व का संयोजन होता है। उसके बाद बिहार में गोंड जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखिएगा बिहार में जो गोंड जनजाति है यह मुख्य रूप से आपको सिवान, भोजपुर, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, सारण और रोहतास में पाया जाता है, में रहते हैं। उसका निम्नलिखित मदों पर विचार करें, तो इसमें से कॉफी, तंबाकू, चाय, गन्ना उपयुक्त मदों में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया? तो याद रखिएगा भारत में अंग्रेज लोग जो है चाय और कॉफी, तो इसके समय आता है। टोबैको जो है पुर्तगाली के समय आता है, और शुगर केन जो है हमारे भारत में वैदिक टाइम से है, तो शुगर केन भारत में बहुत दिनों से है। यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 और 3, कॉफी और चाय का जो भारत में उत्पादन होता है यह ब्रिटिश के टाइम में होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 18वीं सदी के भारत में सूरत, आगरा, पटना, मदुरै, अहमदाबाद जैसे स्थानों में क्या समानता था? ये सब जो स्थान है यह कपड़ों के बिजनेस के लिए फेमस था, तो कपड़ा केंद्र के रूप में सूरत, आगरा, पटना, मदुरै और अहमदाबाद फेमस था। उसके बाद है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है आपको बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, उस पर जो कमिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था वह कमिटी था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग। उसके बाद है ब्रिटिश शासन के दौरान वेगन त्रासदी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो वेगन त्रासदी जो है यह आपको किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो यह है मालाबार रिबेलियन। मालाबार रिबेलियन में वेगन त्रासदी में लगभग में 50-60 लोगों को का देहांत हो गया था, तो यह मालाबार त्रासदी है। मालाबार त्रासदी इज ऑफशूट ऑफ किसका? तो खिलाफत आंदोलन, यह आपको बीपीएससी में पूछा है। तो मालाबार विद्रोह क्यों हुआ था, कब हुआ था, तो यह थोड़ा सा जान लीजिएगा। उसके बाद है किसान सभा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो होम रूल लीग के सदस्यों ने संयुक्त प्रांत में किसान सभा के गठन में मदद किया, तो यह पॉइंट आपको सही है। आंदोलन अपने अस्तित्व के दौरान अहिंसक प्रकृति का रहा, तो जो आंदोलन था किसान सभा मूवमेंट यह आपको अहिंसक नॉन वायलेंट प्रकृति का नहीं था, यह वायलेंट प्रकृति का था। और यह जो है आपको किसान सभा में आपको होम रूल लीग के मेंबर्स ने मदद किया, तो इसमें से आपको 71 का जो है पहला पॉइंट आपको सही है, दूसरा पॉइंट गलत है। इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो किसान सभा मूवमेंट जो यूपी में होता है उसके बारे में यहाँ पर यह क्वेश्चन है। यह कब हो रहा है किसान सभा मूवमेंट? तो याद रखिएगा यूपी में एक यूपी किसान सभा बनता है 1918 ईस्वी में। उसके बाद औध किसान जो बनता है 1920 ईस्वी में बनता है। यहाँ पर अगला है, यह आदिवासी आंदोलन छोटा नागपुर के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था। इस आदिवासियों ने बाहरी लोगों को अपनी भूमि के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण पर नाराजगी जताई। उन्होंने ब्रिटिश न्यायिक और राजस्व नीतियों का भी विरोध किया, जिसने उसकी पारंपरिक सामाजिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। या बुधो भगत इस आदिवासी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता था। तो याद रखिएगा बुधो भगत जो है आपको झारखंड के किस आदिवासी मूवमेंट से रिलेटेड है? तो बुधो भगत जो है यह आपको कोल रिवोलियन, कोल म्यूटिनी जो होता है इससे संबंधित है। तो याद रखिएगा आप अगर जो रिवोल्ट के लीडर्स का नाम याद आपको रहना चाहिए, जैसे देखिए संथाल के जो नाम तो आपको याद होगा ही, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद और भैरव और फुलो अझानो। उसी तरह से तामर विद्रोह जो है, तामर विद्रोह जो होता है इसका जो लीडर है इसका नाम है आपको भोला नाथ शाह है। यह तामर विद्रोह का टाइम पीरियड क्या है? 1789 से लेकर 1832। संथाल का कब है? 1855 से लेकर 1856। कोल विद्रोह कब है? जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है यह है 1831 से लेकर 1832। रंपा विद्रोह का झारखंड से कनेक्शन नहीं है, यह आपको आंध्र प्रदेश का है और इसको लीड किसने किया था? अल्लूरू सीताराम राजू 1922 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो पूछा है बुधो भगत का कनेक्शन किससे है? कोल विद्रोह से है, जो 1831 से 32 के बीच हुआ था। उसके बाद है 2015 के विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन के तुरंत बाद उप राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप विकसित करने वाला दुनिया का पहला राज्यों में से कौन सा भारतीय राज्य था? याद रखिएगा जो आपको वर्ल्ड कम में जो व्हिच इंडियन स्टेट वाज अमंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप एट द सब नेशनल लेवल इमीडिएटली आफ्टर द 2015 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यह है आपको बिहार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार ने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप तैयार किया था, कब? जब 2015 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसी आधार पर बिहार ने आप एक रोड मैप तैयार किया था।
उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गोंगली ने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा, कांग्रेस के इस अधिवेशन 1890 में अध्यक्षता किसने किया? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इनका टाइम याद रखिएगा 1890। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लीडर होते हैं। जो बॉम्बे में जो एसोसिएशन स्टार्ट होता है उसको ये बनाने वाले होते हैं और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से यह बिलोंग करते। फिरोज शाह मेहता 1890 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है बड़ौदा रियासत में प्रोफेसर के रूप में काम करते हुए वे क्रांतिकारी समाज में शामिल हुए। वे वंदे मातरम में पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को आगे बढ़ाने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी विचारधाराओं से जुड़े हैं। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में द लाइफ डिवाइन एंड द सिंथेसिस ऑफ योगा शामिल है। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो देखिए, यह जो है व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है अरविंदो घोष। इन्होंने बहुत सारा बुक, 50 से ज्यादा बुक लिखा है और इसमें से इनका जो बुक है द सिंथेसिस ऑफ योगा, लाइफ डिवाइन, ये सब फेमस बुक है और यह जो है आपको प्रोफेसर भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता की राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने के लिए ब्रिटेन को 3 महीने का अल्टीमेटम देने के पक्ष में थे। तो यह याद रखिएगा, जो आपको मार्च 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने 6 महीने का अल्टीमेटम देने का स्वीकार किया था। यह 3 महीने का बात है, तो यहाँ पे क्या आपको 6 महीने का पॉइंट होना चाहिए। यह पॉइंट गलत है। बोस भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में गांधी के महत्व से पूरी तरह अवगत थे। उन्होंने 1944 में रंगून से एक रेडियो प्रसारण में उन्हें हमारे राष्ट्र का पिता कहा था। तो यह दूसरा पॉइंट आपको सही है, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ 3 महीने दिया है, 6 महीने होना चाहिए सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी जो है यह आपको सही हो जाएगा। उसके बाद है भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। तो लॉर्ड हार्डिंग पर दिसंबर 1912 में बम फेंका जाता है दिल्ली में। याद रखिएगा, कब फेंका गया है? दिल्ली में दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में होता है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में होता है। कोमाटा मारू इंसिडेंट कब होता है? आपको 1914 में होता है। बर्लिन समिति का जो गठन होता है, जिसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी भी कहते हैं, ये आपको 1915 में होता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले कौन सा जगह 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे तो क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किया। तो हरिपुरा का अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस के लिए फेमस है। त्रिपुरी 1939 में फेमस है। बेलगांव जहां पर 1924 में महात्मा गांधी आपको अध्यक्षता करते हैं। बांकीपुर अधिवेशन बिहार में जो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1912 में, क्योंकि 12 में ही आपको बिहार जो है आपको बंगाल से अलग होता है। तो इसको कालक्रोनोमिक अगर देखें तो 4 3 1 और 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से घास के मैदान उनके संगत क्षेत्रों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दुनिया भर में जो ग्रासलैंड है उसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद देखिएगा, जो पेम्पास है, पेम्पास आपको साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड को जाना जाता है पेम्पास नाम से। कहां पर? खास करके अर्जेंटीना में। तो पेम्पास उत्तरी अमेरिका में जो दिया गया है गलत है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में हम लोग प्रेरीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में आपको क्या है? प्रेरीज। स्टेपी जो है मध्य एशिया का है, शब्द सही है। उसके बाद सवाना आपको यूरोप का शब्द नहीं है। प्रेरी जो है आपको दक्षिण अमेरिका यहाँ शब्द दिया गया, तो दक्षिण अमेरिका में प्रेरी नहीं है, यह उत्तरी अमेरिका में होगा। तो यहाँ पर सही जो सुमेलित हुआ कौन सा? स्टेपी मध्य एशिया। इसका आंसर होगा बी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे 1928 में साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बॉम्बे विधान परिषद के द्वारा साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए BR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ड्यूटी ऑफ डिसॉल्टी लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लेख लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। उसके बाद है पीरपुर समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 1937 से 1939 में जो कांग्रेस का सरकार भारत के अनेक प्रांतों में रहता है, उसके द्वारा जो मुसलमानों पर आरोप लगाया जाता है, जो मुसलमान के लिए उन्होंने अत्याचार किया, तो पीरपुर समिति जो है आपको मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया जाता है। यह बात को साबित करने के लिए जो मुस्लिम लोगों पर कांग्रेस ने बहुत अत्याचार किया है, तो पीरपुर जो कमेटी बना था यह आपको मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कांग्रेस द्वारा कथित रूप से किए गए अत्याचार पर रिपोर्ट तैयार करना। यह याद रखिएगा, यह अभी आपको पूछा गया है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये में नरमी के आने का कारण कौन सा था? तो यूएसए और USSR जैसी बड़ी शक्तियों से भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन। तो यह पॉइंट आपको सही है। क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार का गठन, यह भी सही है। दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर, यह जो है आपको पॉइंट यहाँ पर सही है। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा? यूएस बड़ी शक्ति स्वतंत्रता का समर्थन। तो यह जो है यहाँ पर यह तीनों पॉइंट जो है आपको सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो प्रस्ताव ने सभी सरकारी कर्मचारियों से अपने सेवाओं से इस्तीफा देने की अपील की थी, तो यह सभी से नहीं किया था। याद देखिएगा, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो यह गलत है, भाग लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस समितियों को सरकार द्वारा गैर कानूनी संघ घोषित किया गया, तो यह पॉइंट आपको सही है। तो थर्ड पॉइंट इसमें से सही है, केवल कितने सही? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो
का गठन किसने किया था? तो इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। तो यह क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है जो निम्नलिखित पर विचार करें, भारत बिल भुगतान प्रणाली, उसका आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये उपयुक्त में से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा कितने डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित की गई है? याद रखिएगा जो एनपीसीआई है इसने ही यह तीनों भुगतान प्रणाली को विकसित किया है। तो इसमें से आंसर क्या जाएगा? सभी तीन। तो 86 का आंसर क्या जाएगा? ऑल 3। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के जवाब में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो होम रूल लीग आंदोलन जो 1916 से 1918 तक हुआ था, उसमें एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के खिलाफ में प्रोटेस्ट में किसने अपना नाइटहुड की उपाधि त्यागा था? तो यह है आपको एस सुब्रमण्यम अय्यर। आंसर क्या जाएगा? आपको ऑप्शन डी। उसके बाद है भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित सुधारों पर विचार करें। तो वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच आपको कब आया था? वुड डिस्पैच मालूम है 1854 में आया था। विधवा पुनर्विवाह विधेयक का प्रारूपण, तो यह आपको कब किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह किया गया था। यह जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ से जा रहा था तो 1856 में। जो विडो रीमैरिज एक्ट है यह कैनिंग के द्वारा पास किया जाता है, लेकिन जो प्रारूप है यह डलहौजी ही बनाकर जाता है। उसका ठगी का दमन, तो ठगी का दमन जो होता है आपको सेपरेशन ऑफ ठगीज, यह होता है 1836 से लेकर 1848 के आसपास। तो इसमें कौन सा सुधार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था? इसमें से देखिए लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से लेकर 1856। तो वुड डिस्पैच 54 में आ रहा है इसके टाइम पीरियड में, और विधवा पुनर्विवाह विधेयक का प्रारूपण भी लॉर्ड डलहौजी के समय में आ रहा है। तो 1 और 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए है। उसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस संगठन आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है आपको याद रखिएगा किससे जुड़े हुए? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग। तो जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग है यह आपको बाबू जगजीवन राम के द्वारा 1935 में बनाया गया था। इनके द्वारा बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया था उसका नाम था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस। याद रखिएगा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन यह आपको बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन लीग फेडरेशन आपको 1920 में बना था। तो याद रखिएगा ये जो लीग है यह आपको बाबू जगजीवन राम के द्वारा बनाया गया था जो प्रो कांग्रेस था। तो आपको इसका बी आर अम्बेडकर से कनेक्शन नहीं है। ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण विद्यालय, तो यह आपको 1956 में बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। तो ये जो पहला है यह गलत है। दूसरा सही है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है आपको 1936 ईस्वी में आपको बी आर अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। समाज समता संघ ये आपको बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1927 में स्टार्ट किया गया। याद रखिएगा इनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया है यहाँ पर 4 में से 3 है, राजनीति में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण विद्यालय, उसके बाद स्वतंत्र श्रमिक पार्टी और समाज समता संघ। इसका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? 2, 3, 4। बी आर अम्बेडकर ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था? यह आपको हमारे वीडियो के शॉर्ट्स में मिल जाएगा, आप वहां एक बार देख लीजिएगा। जो समता अखबार, जनता अखबार, मुक नायक अखबार, प्रबुद्ध भारत अखबार, तो यह सब है, यह बी आर अम्बेडकर ने कब स्टार्ट किया था। यह एक शॉर्ट्स है 1 मिनट का, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला है इस कानून ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। इसने कंपनी को भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों से 20 और वर्षों तक राजस्व एकत्र करने का अधिकार दिया। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया। इसने ईसाई मिशनरी को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आने की अनुमति दी। इस अधिनियम में पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो यह जो काम हुआ है आपको ईसाई मिशनरी को भारत में आने का जो प्रावधान किया गया यह है चार्टर एक्ट 1813, और इसी समय आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली 1600 से स्टार्ट हुआ था यह आपको मोनोपोली आपको खत्म होता है 1813 ईस्वी में। पूरी तरीके से मोनोपोली 1833 में होता है, लेकिन मोनोपोली आपको खत्म होने का शुरुआत 1813 में हो जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरवर्ती चोल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंदिरों की भूमि को कर से मुक्त कर दिया गया था। तो यह बात आपको सही है। उत्तरवर्ती चोल राजवंश जो विजयालय के द्वारा स्टार्ट हुआ था उसके राजवंश में आपको मंदिरों की भूमि को कर से मुक्त कर दिया गया था। यह पॉइंट सही है। इस अवधि के दौरान देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो याद रखिएगा देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। देवदासी प्रथा को बहुत बढ़ावा मिला था चोल राजवंश के दौरान। तो सेकंड पॉइंट जो है आपको गलत है, पहला जो है आपको सही है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए है। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपको कहां पर है? मोतिहारी में नहीं है, यह कहां पर है? बेतिया में है। यह आपको पश्चिमी चंपारण में है। यह उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहां है? पश्चिमी चंपारण में है। तो यह बेतिया में पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण में आपको मोतिहारी है। तो याद रखिएगा यह जो है मोतिहारी यहाँ पर गलत दिया गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको? पश्चिमी चंपारण। तो पहला पॉइंट गलत है। बरेला झील पक्षी अभयारण्य यह वैशाली में है, यह सही है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है यह मुंगेर में है। तो सेकंड और थर्ड इसमें सही है। कितने युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन
केवल दो और सेकंड थर्ड जो है ये सही है। उसके बाद है शेर शाह सूरी के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने सड़कों पर व्यापारियों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए स्थानीय ग्राम प्रधानों को जिम्मेदार ठहराया, यह पॉइंट सही है। उन्होंने एक उपकरण लगाया जिसका उपयोग आपातकाल के समय किसानों की मदद के लिए किया जाता था। तो यह दोनों पॉइंट आपको शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉइंट सही है। इसमें पूछा कौन सा सही है, तो दोनों पॉइंट आपको सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 93 का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है सीतागढ़ा पहाड़ी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा ये सीतागढ़ा पहाड़ी जो है ये आपको झारखंड में स्थित है। सीतागढ़ा पहाड़ी कहां पर है? झारखंड में है। उसके बाद है रेशम मार्ग इस साम्राज्य के मध्य एशिया के क्षेत्र से होकर गुजरता था। यह चीन और रोमन साम्राज्य के एशियाई प्रांतों से जुड़ा हुआ था। इस साम्राज्य ने इस मार्ग से गुजरने वाले कारवा पर टोल लगाया और रेशम मार्ग युग के दौरान बिचौलिए के रूप में काम किया। उन्होंने इस अवधि में दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का वर्णन किया जा रहा है? तो यह जो वर्णन है यह आपको कुषाण साम्राज्य का है। याद रखिएगा जब भी सिल्क रूट की बात आती है तो हम लोग कुषाण साम्राज्य के बारे में याद रखते हैं। तो इसका 95 का क्या आंसर होगा? आपको 95 का ऑप्शन बी होगा। उसके बाद है गोलान हाइट सीरिया के दक्षिण पश्चिमी कोने में एक राजनीतिक बेसाल्टिक पठार है। तो गोलान हाइट जो है यह आपको सीरिया के दक्षिण पश्चिमी कोने में एक बेसाल्टिक पठार है। गोलान हाइट को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अधिकृत क्षेत्र माना जाता है। तो यह दोनों जो है पॉइंट सही है। इजराइल के बारे में न्यूज जब भी आता है तो गोलान हाइट भी इजराइल के साथ ही कनेक्टेड रहता है, तो गोलान हाइट भी न्यूज में रहता है। तो दोनों पॉइंट आपको गोलान हाइट से रिलेटेड सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किस मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत के रूप में माना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य के जो जानकारी हमें कहां से मिलता है? तो महावंश से मिलता है, दिव्याबादन से मिलता है, दिव्य वंश, यह तीनों जो है आपको बुद्धिस्ट ग्रंथ है। पुराण आपको हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करता है, तो पुराण, तो चारों जो ग्रंथ है यहाँ से हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? तो जैन धर्म का संरक्षण जो आपको उड़ीसा का जो राजा था, राजा खारवेल ने भी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को अपनाया था और आपको जैन मुनि की तरह अपने शरीर का त्याग किया। पुष्यमित्र शुंग जो है यह आपको हिंदू धर्म का था, इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो याद रखिएगा जैन धर्म के लिए आपको जो बढ़ावा दिया चंद्रगुप्त मौर्य और राजा खारवेल, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं बढ़ावा दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा? 1 और 2। आंसर क्या रहेगा? इसका 98 का ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद है लिक्विडिटी ट्रैप रिफर्स टू, तरलता जाल शब्दों का तात्पर्य क्या है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। यह आपको तरल लिक्विडिटी ट्रैप एक सिचुएशन होता है, ऐसी स्थिति जहां मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाता है क्योंकि ब्याज दरें पहले से बहुत कम है। तो यह लिक्विडिटी ट्रैप है। यह आपको जापान समय देखने को मिलता है जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट इतना कम है, जो आरबीआई जो वहां का सेंट्रल बैंक है वह आपको इंटरेस्ट रेट चेंज करके मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो यह याद रखिएगा, यह है तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है वर्ष 1912 के संदर्भ में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया। तो यह सही है। उस समय इसका नाम क्या था? बिहार और उड़ीसा प्रोविंस। तो यह पॉइंट सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। तो यह भी सही है, 1912 में। उसका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल बने। तो यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है आपको बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल कब बनते हैं? तो 1920 ईस्वी में बनते, 1912 में नहीं बनते। तो थर्ड पॉइंट आपको गलत है। 1 और 2 जो है यह आपको सही है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है बिहार की निम्नलिखित में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन के दौरान चरखा समिति का आयोजन किया था? तो यह किया था उर्मिला दास ने। याद रखिएगा चित्तरंजन दास, सीआर दास की यह बहन थी उर्मिला दास। इसने ही आपको बिहार में क्या किया था? महिला चरखा समिति का आयोजन किया था। तो याद रखिए इसका आंसर क्या रहेगा? उर्मिला दास, चित्तरंजन दास, सीआर दास की बहन थी। 101 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार के कृषि अनुसंधान संस्थान ने विशेषताओं के आधार पर बिहार की मिट्टी को 3 श्रेणी में विभाजित किया है। बिहार के उत्तरी मैदान में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा पिडमोंट दलदली मिट्टी जो है आपको पश्चिमी चंपारण में मिलती है, तो यह आपको उत्तरी बिहार की मिट्टी है। तराई की मिट्टी जो है नेपाल और बिहार के बाउंड्री पर मिलता है, तो यह भी आपको उत्तरी बिहार की मिट्टी है। ताल मिट्टी जो है आपको दक्षिणी बिहार की मिट्टी है, जो गंगा के एकदम दक्षिण में मिलता है, एकदम सटा हुआ, जो आपको बारिश के महीने में यह मिट्टी जो है पानी से भरा होता है। तो ताल मिट्टी बिहार के दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। बलथर मिट्टी जो है यह आपको बिहार में दक्षिणी बिहार के जो पूर्वी जगह है अर्थात आपको साउथ ईस्ट में आपको बलथर मिट्टी मिलता है। तो बलथर मिट्टी आपको दक्षिणी बिहार की मिट्टी है। बल सुंदरी आपको उत्तरी बिहार की मिट्टी है। याद रखिएगा इसमें 1 और 2 जो है आपको उत्तरी बिहार की मिट्टी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 102 का जो आंसर है आपको क्या आंसर हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है नेपाल में महाभारत पर्वत श्रृंखला से निकलती है नदी की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, जिसमें 208 किलोमीटर नेपाल में और शेष 120 किलोमीटर बिहार में है। बिहार में इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4488 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में लगभग 120 किलोमीटर बहने के बाद यह वितरिकाएं बनाती है। इसकी मुख्य धाराएं, सहायक धाराएं धौरी, सोनी और त्रिशुला। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन किया गया है? तो यह जो है आपको कमला बलान
नदी के बारे में दिया गया है। याद देखिएगा कमला बलान नदी जो है इसका जो टोटल लेंथ है यह कितना है, यह 328 किलोमीटर है। उसमें बिहार में आपको कितना है, तो 120 किलोमीटर है। बागमती का लेंथ कितना है यहाँ पर देख लीजिए, तो बागमती का जो लेंथ है यह 589 किलोमीटर है, जिसमें बिहार आपको 394 है। महानंदा का लेंथ कितना है टोटल, आपको 360 है। तो यहाँ पर जो लेंथ के अनुसार दिया गया है यह कौन सा है, आपको कमला बलान है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 103 का। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अफ्रीका के मेघरेब क्षेत्र का हिस्सा है। तो याद रखिएगा जो आपको अफ्रीका का जो मेडिटेरियन सी बाउंड्री टच करने वाला जो कंट्री है, जो नॉर्दर्न अफ्रीका का कंट्री है, उस कंट्री को यूरोपियन कंट्री के द्वारा मेघरेब रीजन के नाम से जाना जाता है। इसमें से देखिए इजिप्ट जो है यह नहीं है, तुनिसिया, अल्जीरिया, मोरक्को यह आपको है मेघरेब कंट्री के रूप में जाना जाता है। इजिप्ट को नहीं जाना जाता, तो अल्जीरिया, मोरक्को, तुनिसिया इसमें से है। 104 का जो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी। उसके बाद है यह कला रूप बिहुला बिसरी की कहानी से उत्पन्न है और बिसारी पूजा से जुड़ा हुआ है। यह मिथिला क्षेत्र के परिवारों में उत्पन्न होने वाले कौशलों में से एक है। पेंटिंग आमतौर पर त्योहार, धार्मिक आयोजन और जीवन चक्र के अन्य उत्सव जैसे जन्म, उपनयन और विवाह के दौरान दीवारों पर की जाती है। उपयुक्त अनुच्छेद में से निम्नलिखित में से किस पेंटिंग का वर्णन किया जा रहा है। यह है मंजूषा पेंटिंग। अगर कहीं भी यह सब देखिए बिहुला बिसरी पर आधारित जो पेंटिंग है, तो एकदम आंख मूंद करके आपको आंसर मानना है मंजूषा पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग से कंफ्यूज नहीं करना। बिहुला बिसरी की कहानी पर आधारित जो पेंटिंग की प्रणाली हुआ है मंजूषा पेंटिंग, जो भागलपुर इलाके में ज्यादा फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 105 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है विदेश व्यापार नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एफटीपी का लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाना है। तो यह पॉइंट जो है आपको सही है। एफटीपी का लक्ष्य क्या है, भारत के निर्यात को, एक्सपोर्ट को 2 ट्रिलियन तक 2030 तक ले जाना है। एफटीपी 2023 के 4 स्तंभ छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, व्यापार करने में आसानी और उभरते क्षेत्र। तो ये चारों पॉइंट आपको विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी जो है, दोनों पॉइंट आपका सही। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है यह 1858 में शुरू किया गया एक कृषि आंदोलन था। ईसाई आदिवासी किसानों ने दमनकारी जमींदारों के खिलाफ और कृषि में बेगारी प्रणाली को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन से शुरू किया गया था। यह आंदोलन उस समय की कृषि प्रथाओं में भूमि सुधार की मांग करता था। बाद में यह आंदोलन बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में से शामिल हो गया, जो प्रकृति में अधिक धार्मिक था। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह का वर्णन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन आपको कौन सा है, तो यह आंदोलन है आपको सरदारी आंदोलन। यह कौन सा आंदोलन है, सरदारी आंदोलन है। आपको चेरो रिवोल्ट कब होता है, तो चेरो रिवोल्ट याद रखिएगा भूखन सिंह के नेतृत्व में 1800 AD में होता है। वहाबी जो है आपको इससे पहले है, ये झारखंड स्पेसिफिक नहीं है। वहाबी रिवोल्ट, मुंडा तो बिरसा मुंडा की कहानी है, तो यह आपको 1858 में नहीं होता। बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है, तो 1875 में होता है। तो यह बाद में मुंडा विद्रोह स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है यह है आपको सरदारी मूवमेंट। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार उस जिले की पहचान करें जहां महिला साक्षरता दर 50% से कम है। तो महिला साक्षरता दर आपको जो पूर्णिया में हुआ 42.3% है, सीतामढ़ी में 42.4% है, सिवान में 58.7% है, औरंगाबाद में 59.7% है। तो 50% में आपको पूर्णिया और सीतामढ़ी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। उसके बाद बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न कैसा है, तो पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन बिहार प्लेन जो है वह है आपको इस प्रकार का, तो डेंड्राइटिक। तो याद रखिएगा बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न डेंड्राइटिक है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश बिहार में सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो बिहार जो है इसके उत्तर में आपको नेपाल है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आपको सीमा साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल है, जो 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है, अररी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और आपको इधर जो पश्चिम में यूपी है, जो 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ साझा करता है। और आपको दक्षिण में झारखंड है, यह भी 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ साझा करता है। इसका आंसर करेगा सबसे कम आपको पश्चिम बंगाल होगा, आंसर बी हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो बिहार उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा बनाती है वह है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। तो यह जो है ऑल क्राइम्स अंडर दिस लॉ विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल मतलब जो इस कानून के तहत अरेस्ट करने के लिए पुलिस को किसी जो है कोर्ट से ऑर्डर की आवश्यकता नहीं थी। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब पुलिस जो है आपको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें आपको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत होती है। तो कॉग्निजेबल है, यह आपको अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं, पुलिस आपको पकड़ के जेल में ले जा सकता है। तो ये कॉग्निजेबल है। नॉन बेलेबल आपको तुरंत आपको बेल भी नहीं मिलेगा। तो यह जो है आपको पॉइंट सही है। यदि कोई सेवा प्रदाता चाहे वो सरकारी संस्था हो या निजी कदाचार में लिप्त है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल के लिए अपनी सेवाएं समाप्त करनी होगी। यह गलत है। उसे कितना देना होगा, 1 करोड़ रुपया देना होगा और उसे 4 साल तक उसकी सेवाएं समाप्त की जाएगी। तो याद रखिएगा जुर्माना 1 करोड़ और जो इसका टर्मिनेशन होगा वो 4 साल के लिए होगा। तो सेकंड पॉइंट गलत है, या पहला पॉइंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 97th अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया है? तो 97th अकादमी ऑस्कर के लिए आपको लापता लेडीज को चयन किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख के रूप में अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। हाल ही में सितंबर 2024 के महीने में 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरा करने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो 10वें भारतीय गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने आपको 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया है। उसके बाद हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा ने किया है, जेपी नड्डा ने किया है, याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने किस देश में आयोजित फाइड शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में अपने अपने मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता? तो यह जो है मुकाबला कहाँ हुआ था? तो हंगरी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दुनिया हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के रूप में मनाती है, तो यह भी पॉइंट सही है। 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के रूप में मनाया जाता है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के विषय के रूप में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चयन किया है, तो यह भी पॉइंट आपके लिए सही है। जो 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के विषय के रूप में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने का चयन किया, यहाँ पर आंसर का ऑप्शन सी जो है, दोनों पॉइंट आपको सही है। उसके बाद है मूल मेजबान ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया द्वारा बढ़ती लागत के कारण मना करने के बाद किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मना कर देने के कारण राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा और स्कॉटलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 119 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है आम आदमी पार्टी के विधेयक दल ने 17 सितंबर 2024 को एक बैठक में आतिशी मार्लेना को अपना नया नेता और एनसीटी दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना। वह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी महिला और 8वीं व्यक्ति है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। उसके बाद हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जो है यह आपको जॉर्डन बन गया। तो कुष्ठ रोग जिसको लेपर्सी कहते हैं यह जॉर्डन से खत्म हो गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वह आपको 2023-24 में जो है 66,282 रुपया, याद रखिएगा 66,282 रुपया। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी धाम वन्य जीव इको पार्क विकास परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह जो है आपको मुंडेश्वरी धाम वन्य जीव पार्क आपको कैमूर में उद्घाटन किया गया है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, तो याद रखिएगा भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, तीसरा है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 18% योगदान देता है, यह याद रखिएगा, यह 8% भारत का योगदान है। तो दोनों पॉइंट जो है आपको गलत है। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन परफेक्शन आईएएस जो है आपको भारत को मानता है मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है, तो यह गलत है। आप एक बार गूगल करके चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो भारत का स्थान तीसरा है। मेरे अनुसार तो इसका आंसर जो है डी होना चाहिए। इन परफेक्शन आईएएस इसको 1 को सही मान रहा है, देख लीजिएगा, आप एक बार गूगल चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिसेल के वैज्ञानिक की एक टीम ने एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो नए ब्लड ग्रुप जिसका खोज किया गया उस ब्लड ग्रुप का नाम है MAL। उसके बाद हाल ही में फ्रांस में कौशल विकास पदक किसने जीता है? तो स्किल डेवलपमेंट मेडल जो है फ्रांस में किसने जीता है? तो यह राजेश शर्मा ने जीता। उसके बाद हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो यह वंदे मेट्रो ट्रेन जिसको नमो भारत रैपिड रेल कहते हैं, यह कहाँ स्टार्ट हुआ? तो गुजरात में भुज से अहमदाबाद। कब? तो 16 सितंबर 2024 को। आंसर क्या रहेगा? इसका ऑप्शन ए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की पहली बांस टिश्यू कल्चर लैब पटना में खोला गया है। यह आपको पटना में नहीं, बांस टिश्यू कल्चर लैब आपको भागलपुर में खोला गया है, याद रखिएगा, बांस टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर में खोला गया, पटना में। अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस हर साल 18 अगस्त को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय बम्बू डे, यह आपको 18 सितंबर को मनाया जाता है, अगस्त में नहीं। आंसर क्या रहेगा? 18 सितंबर। तो दोनों गलत है। इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन 1 और 2 जो है यह दोनों आपको गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति में उपयुक्त में से कौन शामिल है? तो नया जो नियम बना है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए, जो सिलेक्शन कमेटी बनता है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और कोई एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते, लोकसभा स्पीकर नहीं। तीसरा व्यक्ति कौन है? कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो 1 और 2 सही है, 3rd जो है आपको गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है क्रिस
पर कैस 9 शब्द का उल्लेख कभी कभी मीडिया में किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यह क्वेश्चन आपको यूपीएससी एक बार पूछ चुका है। यह क्रिस्पर कैस 9 जो है यह आपको जीनोम एडिटिंग का टूल है। तो क्रिस्पर कैस 9 जो है जीनोम एडिटिंग टूल के रूप में मीडिया में न्यूज में आता है। 130 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ क्यूबिट शब्द का उल्लेख करता है? तो क्यूबिट जो है क्वांटम बिट, तो क्वांटम बिट जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड टर्म है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह जो राज्य है आपको मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने आपको पहला स्थान प्राप्त किया। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह आपको बेगूसराय जिले में किया गया है, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड। उसके बाद हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने बिहार के किस जिले में औषधीय पौधा जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रा, जिसे आमतौर पर गुरुमार के नाम से भी जाना जाता है, एक श्रृंखला की खोज की है? तो यह जो आपको खोज किया गया है यह कहाँ किया गया है? तो यह गया में किया गया है। याद रखिएगा, इसका क्या आंसर होगा? 134 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जाबुली का यूरेनियम साइट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जाबुली का यूरेनियम साइट जो है आपको कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1988 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग है। तो यह पॉइंट से इस अधिनियम के प्रावधान माल के साथ साथ सेवाओं को भी कवर करता है। तो यह दोनों पॉइंट सही है। यह जो आपको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन है, इसमें गुड्स और सर्विस दोनों से रिलेटेड कंप्लेंट का प्रोविजन है। तो इसमें से आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपके लिए सही है। उसके बाद है अभ्यास एक की है राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आपको प्राथमिक उद्देश्य टू फोकस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट टू सिमुलियस डेवलप, यह जो है आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। सिमुलेशन और प्रौद्योगिकी चर्चाओं के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद है निम्नलिखित उत्पाद पर विचार करें। लीची, मशरूम और मखाना। केंद्र सरकार द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में पहला स्थान है? याद रखिएगा, भारत में मखाना में जो है 85% जो भारत का मखाना बिहार में है। मशरूम में नंबर 1 पोजीशन पर है। लीची में उत्पादन में भी बिहार नंबर 1 पोजीशन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसका ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को बनाए रखने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो आप इशू करता है यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो कौन सा है? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। तो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट न्यूज में रहता है। जो पाकिस्तान जो है कभी ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, कभी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसके बाद है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है आपको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 140 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। 141 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। 142 का जो है आंसर आपको क्या है? ऑप्शन बी। 143 का क्या है? ऑप्शन सी। और 144 का क्या है? ऑप्शन आपको सी। 145 का क्या है? ऑप्शन ए। 146 का क्या है? ऑप्शन ए। 147 का क्या है? ऑप्शन सी। 148 का जो है आपको ऑप्शन डी। और 149 का जो है आपको क्या है? आंसर ऑप्शन सी। और 150 का क्या है? ऑप्शन सी। इस तरीके से हम लोग जो है टेस्ट नंबर 27 का जो टोटल 150 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया है। उम्मीद है आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।